हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आज हम आपको करवाने वाले हैं 50 प्रश्न। जी हाँ, 50 प्रश्न कह लीजिए या फिर आप इनको कोशिका, जी हाँ, सेल से रिलेटेड 50 फैक्ट्स आप इनको कह सकते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे साथ में ऐसे ही लाइव क्लासेस को एंजॉय कर सकें। तो चलिए एक बार शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और चलिए चलते हैं सीरीज़ की तरफ। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी जल्दी मॉर्निंग में ये सभी 50 फैक्ट्स मैं करवा सकूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फैक्ट्स है यहाँ पे, वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। जी हाँ, जितने भी आपके वायरस हैं वो सभी न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट है, डब्ल्यू एम स्टैनले को वायरस के क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले पृथक करने का श्रेय जाता है। जी हाँ, यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा समझेंगे। जो वायरस है उनको क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले अलग करने का श्रेय है वो, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहली बार इनको अलग किया था क्रिस्टल रूप में, तो ये हैं डब्ल्यू एम स्टैनले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो फैक्ट है ये है, वास्तविक देह गुहा का निर्माण भ्रूणीय परिवर्धन के मीजोडर्म अवस्था में होता है। जी हाँ, जब आपका जो भ्रूण है वो मीजोडर्म की अवस्था में होता है तब उसमें जो वास्तविक शरीर है उसका निर्माण होना शुरू होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, जो उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया है वो डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर डीएनए का है, डीएनए से निर्माण होना उत्क्रम अनुलेखन क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका डीएनए से ही रिलेटेड। ठीक है, तो डीएनए है वो द्विगुणन का सही विधि अधिपरिमित है। ठीक है, डीएनए का द्विगुणन, ठीक है, मीन्स उसका डबल होना ही जो सही आपकी विधि को अपरिमित कहा जाता है, अधिपरिमित। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका वाटसन तथा क्रिक ने बी डीएनए मॉडल दिया है। जी हाँ, एक बी डीएनए है, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वाटसन के द्वारा और क्रिक के द्वारा ये मॉडल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो फैक्ट है ये है, राइबोसोम्स प्रोटीन तथा टीआरएनए। ठीक है, यहाँ पर इसको समझ लीजिएगा। जो राइबोसोम्स हैं वो आपके दो तरह के होते हैं, अगर आपने पढ़ा हो बिल्कुल। तो यहाँ पर जो आपका प्रोटीन और टीआरएनए, ठीक है, टी और आप इसको ऐसे लिखेंगे टीआरएनए। ठीक है, तो ये आपके प्रोटीन और टीआरएनए के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, राइबोसोम कलाविहीन कोशिकांग है। जी हाँ, कलाविहीन कोशिकांग इसको कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रव्य जालिका, ठीक है, प्रोटीन का जो संश्लेषण है उसमें अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम कोशिकांगों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। जी हाँ, प्रोटीन के संश्लेषण में आप ये कह सकते हैं कि जो आपका एक जालिका का रूप, या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि जो आपका एक लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है, प्लाज्मा और आपका राइबोसोम्स है, इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए के संश्लेषण में काम करते हैं। जी हाँ, डीएनए का जो पॉलीमरेज है एंजाइम और आपका न्यूक्लियोटाइड्स, ये आपके डीएनए के संश्लेषण में काम करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रक मीन्स न्यूक्लियस के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, आप इसको क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हरित लवक में डीएनए पाया जाता है। जी हाँ, जो आपका न्यूक्लियस के अतिरिक्त, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस जैसा आपका सेल है, उस सेल के जो न्यूक्लियस मीन्स जो सेंटर पॉइंट है, वहाँ पर आपका जो कॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपका क्लोरोप्लास्ट और हरित लवक के अंदर भी डीएनए पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोक्रियोटिक और प्रोक्रियोटिक कोशिकाओं में श्वसन मीन्स रेस्पिरेशन का कार्य मीजोसोम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कि दो तरह की आपकी सेल है, एक तो यहाँ पे प्रोक्रियोटिक और एक है आपकी यूक्रियोटिक। ठीक है, तो इन दोनों सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन का काम करता है, प्रोक्रियोटिक के अंदर आपका रेस्पिरेशन का काम करता है मीजोसोम, ठीक है, और यूक्रियोटिक के अंदर जो कोशिका में श्वसन का काम करता है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, रेस्पिरेशन का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, कोशिका भित्ति, ठीक है, जो आपकी सेल की मेम्ब्रेन आप इसको कह सकते हैं, जो पौधों में है,
जो पौधों में उपस्थित होती है जबकि जंतुओं में अनुपस्थित रहेगी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन एक अर्ध पारंगब, ठीक है, एक अर्ध पारंगब झिल्ली है, मीन्स इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे सेमी पेरिमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी पेरिमिएबल मेम्ब्रेन होती है। यह कुछ विशिष्ट अणुओं को ही अपने आर पार आने या जाने देती है। जी हाँ, जो सेल मेम्ब्रेन है उससे कुछ एक पदार्थ हैं, जैसे कि आपका कोई स्पेसिफिक है, जैसे आपके न्यूट्रिशंस हैं, और जो उसमें से आपका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है तो उन्हीं को बाहर जाने देगा। ऐसा नहीं है कि राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सॉफ्ट प्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर आपकी जो और भी पार्ट्स हैं उनको बाहर जाने देगा। ये सिर्फ जो आपकी उस सेल्स के जीवित रहने के लिए जरूरी है उन्हीं को बाहर आने देता है और उन्हीं को बाहर जाने देता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट फैक्ट है आपका प्रोटीन का निर्माण, ठीक है, प्रोटीन का जो निर्माण है वो, या फिर इसका प्रोटीन का संश्लेषण आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस इसको कहा जाएगा। तो ये राइबोसोम की सहायता से ही होता है, ठीक है, जो आपका प्रोटीन बनेगा या फिर प्रोटीन को कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, उसको अब्जॉर्ब किया जाता है, तो वो राइबोसोम से ही करने में आपकी हेल्प करता है सेल के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें श्वसन क्रिया के दौरान भोजन के विखंडन, ठीक है, यहाँ पर देखिए भोजन का टूटना, भोजन का टूटना का मतलब यहाँ पर भोजन नहीं है, यहाँ पर है जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन है फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। तो जो ग्लूकोज को तोड़ना है और ग्लूकोज को तोड़ने के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो है आपकी एटीपी, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहता है। तो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी को आपका स्टोर करने का काम करता है, उसको तोड़ने का काम करता है, और उसमें उसको कहा जाता है कि वो रेस्पिरेशन का यूज करता है। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, गोल्जी काय, यहाँ पर गोल्जी काय अभी आपका एक सेल्स का ही पार्ट है, कंपोनेंट्स है। तो यहाँ पर जो गोल्जी काय का मुख्य कार्य रहेगा वो है सेल्स के द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, वसा और इनकी पैकेजिंग का, ठीक है, इनकी पैकेजिंग का काम करता है, इनको स्टोरेज और इनको यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि पैकेजिंग में आप इसको देख सकते हैं कि जो वसा है और यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन को ही संश्लेषित करने का भी काम करेगा आपका गोल्जी काय, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे गोल्जी काय से रिलेटेड है, गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं के ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में भी कहा जाता है, ठीक है। गोल्जी काय जो है वो आपके सेल्स के अंदर, ये मान लीजिए कि जो अणु है, जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वो अलग अलग आप टाइप के हो सकते हैं, कोई आपका एटीपी रहेगा, कोई आपका एडीपी रहेगा, मींस जो भी उसके अंदर न्यूट्रिशंस आता है या जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का ये आप कह सकते हैं कि जैसे आपकी रोड पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस रहती है, तो वैसे ही आपके सेल्स के अंदर ये ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, ट्रैफिक कंट्रोलर का काम करता है। सीरीज कैसी लगी तो मुझे जरूर भी बताते रहिएगा। लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, ठीक है, ये अपने आप में सुसाइडर है, ठीक है, लाइसोसोम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हरित लवक मीन्स क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर, ठीक है, कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है, किचन ऑफ द सेल्स, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है, जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण होता है, और हरित लवक आपको पता है क्लोरोप्लास्ट है, ये पौधों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी पता हो जाना चाहिए कि कई बार आपसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाएगा कि किचन ऑफ द सेल्स किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया है, आपको क्लोरोप्लास्ट है, ये आपको नाम मिल जाएगा, तो आपको बताना है इसमें कि किचन ऑफ द सेल्स किसको कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जीवाणु मीन्स आपके जो बैक्टीरिया हैं और नील हरित शैवाल, ठीक है, ब्लू ग्रीन एलिग्स की कोशिकाओं के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ही होती हैं, ठीक है। जो आपके बैक्टीरिया हैं या फिर आपकी जो शैवाल होती हैं, इनके अंदर जो सेल्स का टाइप है वो है आपका प्रोकैरियोटिक, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट फैक्ट है आपका कुछ जीवाणुओं जैसे राइबोजियम के अंदर निफ जीन होता है, जिसकी सहायता से ये जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ठीक है, नाइट्रोजन के फिक्सेशन का काम करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो इनका आपको ध्यान में रखना है कि राइजोबियम के अंदर जो सेल्स आपका जो जीन है ये है आपका निफ जीन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अर्धसूत्री
विभाजन के प्रोफेज एक की पैकेटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में माता तथा पिता दोनों की ओर से आए समजात गुणसूत्र, ठीक है, जो समान होते हैं, होमोलोगस, ठीक है, एक ही यहाँ पर कैटेगरी के होते हैं, तो उनके क्रोमेटिड, ठीक है, उनके क्रोमेटिड एक दूसरे को या एक या ज़्यादा स्थान पर क्रॉस करते हैं। इसके दौरान क्रॉस के स्थानों पर एक क्रोमेटिड का टूटा भाग दूसरे क्रोमेटिड के टूटे भाग से जुड़ जाता है। यही प्रक्रिया क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है, मैं इसको समझाने की भी कोशिश करूंगा। देखिए, कुछ आपके जो मेरिट्स है, गुणसूत्र हैं, वो एक जैसे ही होते हैं, समान होते हैं। सपोज कीजिए कि एक्स पिता के अंदर है और एक्स ही माता के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि क्रोमेटिड है ना, तो एक दूसरे को तोड़ने का काम करते हैं। जब जहाँ पर क्रॉस होंगे वहां पर टूटेंगे, और टूटने के बाद में जो वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये बोलता है कि इस जो ये प्रक्रिया है टूटने की और जुड़ने की, ठीक है, टूटे स्थान से जब वो वापस जुड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस कहलाती है सेल्स के अंदर। इसके द्वारा जीन में पुनर्संयोजन होता है। ठीक है, जो जीन है उनका पुनर्संयोजन मीन्स उनको दोबारा से आप ये कह सकते हैं कि रिफाइन करने का काम किया जाता है, और संतान के अंदर जो नई यहाँ पर जनरेशन आती है उसमें जो नए गुण है वो उत्पन्न हो जाते हैं, नई मेरिट्स उसके अंदर आती है। और यही कारण है कि कई बार जो आपने सुना भी होगा कि जो आपके सेल्स हैं, मेरिट्स है, वो कई बार आपके जीन्स में डीएक्टिव हो जाती है और कई बार एक्टिव हो जाती है। तो इट्स डिपेंड ऑन योर क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं के समान ही रहती है। संतति कोशिका का मतलब है कि जो नई उत्पन्न होगी, नई बनेगी, पैदा होगी, और यहाँ पर जो पैतृक कोशिका है उन्हीं के समान यहाँ पर समसूत्री विभाजन के अंदर रहेगी। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, जिसको मियोसिस आप कह सकते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं की आधी रह जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये है अर्धसूत्री, और जो पिछले वाले में हमने किया था ये था समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो अर्धसूत्री के अंदर क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन में आपका जो सेल्स है, नई कोशिका है, उनमें जो गुणसूत्र हैं, और जो पुरानी कोशिका है उसकी आधी रह जाएगी। ठीक है, तो ये है आपकी सेल्स की डिवाइडेशन से रिलेटेड सीरीज। और आपको अगर ये हमारा प्रयास अच्छा लगे तो मुझे जरूर बताइएगा। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो अब तीसरा जो यहाँ पर विभाजन है वो कौन सा है? अनियंत्रित समसूत्री विभाजन, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। ठीक है, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस से कैंसर हो जाता है। यहाँ पर देखिए, मैं दोबारा से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए फैक्ट नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब समान विभाजन हो, जब आपकी समान विभाजन होगा तो इसमें जो नई कोशिका बनेगी और जो पुरानी कोशिका है उसके अंदर जो मेरिट्स वो समान रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है? अर्धसूत्री विभाजन के अंदर, मियोसिस के अंदर क्या है कि अगर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो नई कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो पैतृक जो पुरानी आपकी सेल्स है उससे आधी रह जाएगी। ठीक है, मेरिट्स। और यहाँ पर अगर अनियंत्रित हो, ठीक है, हम ये रीजन मानते हैं कि कैंसर है, कैंसर स्मोकिंग से होता है, कैंसर सन रेज से होता है, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में कि वो जो आपका सेल्स का डिवाइडेशन हुआ है वो आपका अनकंट्रोल्ड, ठीक है, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस से आपको कैंसर होता है। मींस जो सेल्स का डिवाइडेशन है वो अब नॉर्मल हुआ है, अननेचुरल हुआ है, तो उस वजह से वो कैंसर के रूप में वहां पर जगह ले लेता है। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है, इसमें समसूत्री विभाजन वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर समसूत्री विभाजन यहाँ पर है कि आपकी प्रोसेस के लिए, ग्रोथ के लिए, अगर सेल्स की डिवाइडेशन नहीं होगी तो ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसीलिए ग्रोथ करना है, रिपेयरिंग करनी है सेल्स की या बॉडी की रिपेयरिंग करनी है, तो इसमें आपका समसूत्री विभाजन है ये आवश्यक हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे RNA में, ठीक है, RNA में थाइमिन टी के स्थान पर यूरेसिल नामक पिरिमिडिन क्षार पाया जाता है। जी हाँ, थाइमिन की जगह टी, ठीक है, यहाँ पर थाइमिन को दिखाया गया है टी से और यूरेसिल को यहाँ पर यू से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो आरएनए में, ठीक है, थाइमिन के स्थान पर
थायमिन की जगह पर आपका यूरेसिल नामक एक पिरिमिडिन अक्षार पैदा हो जाता है, ठीक है, ये पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके तरफ, तो यहाँ पर है आपका 30 नंबर पे है बुढ़ापे के लिए, ठीक है, जो बुढ़ापा आता है उसके लिए एजिंग जीन, ठीक है, एजिंग जीन आपके जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन में अगर आपको आ जाए कि बुढ़ापे के लिए कौन सा सेल जिम्मेवार है, कौन से जीन जिम्मेवार है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जो एजिंग जीन है ये आपके रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, बुढ़ापा आएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, लंबी हड्डियों की सिरे वाली, ठीक है, यहाँ पर है आपका लंबी हड्डियों के सिरे पर लचीली संधाई गद्दियां उपस्थित होती हैं, ठीक है, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि सॉफ्ट कार्टिलेज पाए जाते हैं, तो वो सॉफ्ट कार्टिलेज आपकी हड्डियों के जॉइंट्स को बनाने में और प्लस जॉइंट्स आपके जो बोन्स हैं उनको फ्रिक्शन से बचाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो लंबी हड्डियों में ही ये जो गद्दियां हैं, ठीक है, संधाई गद्दियां उपस्थित, ठीक है, सॉफ्ट आपके कार्टिलेज हैं, ये मिलते हैं। स्पोंजी, आप इसको गद्दियां का मतलब यहाँ पर आपके स्पोंजी जो कार्टिलेज है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें रेखित व ऐच्छिक पेशियां पादों में पाई जाती हैं, ठीक है, रेखित और आपकी ऐच्छिक, तो ये आपकी पादों में पाई जाती है। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं एक्टोडर्म की भ्रूणीय स्तर से बनती है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, मास्ट कोशिकाएं सीरोटोनिन, यहाँ पर मास्ट जो कोशिकाएं हैं वो सीरोटोनिन, हिपेटिन और हिस्टेमिन का स्त्रावण करती है, ठीक है, ये जो मास्ट कोशिकाएं हैं सीरोटोनिन, हिपेटिन और हिस्टेमिन का स्त्रावण करती है, सेक्रेशन करेगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तंत्रिका उत्तक, ठीक है, जो आपके नर्व्स आपके टिश्यूज हैं वो आपको उत्तेजनशीलता का कार्य करते हैं, जी हाँ, आपको एक्साइटमेंट्स देने का काम करते हैं, किसी भी क्रिया के लिए आपको तैयार करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है आपका स्तनियों के अंदर, ठीक है, जो बच्चे पैदा करने की जिनके अंदर क्षमता होती है जिस स्पीशीज के अंदर, तो यहाँ पर कुर्फर कोशिकाएं यकृत में पाई जाती है। स्तनियों का मतलब है जो जीव बच्चे पैदा करते हैं, देखिए दो तरह के जीव हैं, एक बच्चे पैदा करते हैं और एक अंडे देते हैं, तो जो यहाँ पर स्तनधारी जीव हैं उनके अंदर कुर्फर कोशिकाएं हैं वो यकृत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट मीन्स लीवर, लीवर के अंदर पाई जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है, तो यहाँ पर प्रोटीन आपके लिए जरूरी है, और जैसे जैसे एजिंग जीन बढ़ते जाएंगे मीन्स आपके अंदर बुढ़ापा आने की प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी, तो जो प्रोटीन से आपके सेल्स का निर्माण है वो कम हो जाता है, सेल्स की जो डेथ रेट है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, तंत्रिका तंतु संयोजी ऊतक के घटक नहीं होते हैं, जी हाँ, यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उसके कंपोनेंट्स में नहीं होते आपके तंत्रिका तंतु। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, रेखित पेशी में मायोसिन एवं एक्टिन प्रमुख होते हैं, जी हाँ, रेखित का मतलब है जो आपकी इच्छा से काम करे, ठीक है, यहाँ पर आपकी वॉलेंट्री मसल्स के अंदर मायोसिन और एक्टिन दोनों ही यहाँ पर प्रमुख प्रोटीन के रूप हैं। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चंस में पूछा भी जा सकता है कि मसल्स फाइबर में कौन से प्रोटीन होते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है एक्टिन और मायोसिन। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में शरीर में कुछ ऊतक मीन्स टिश्यू जैसे कि पेशियां अन्य ऊतकों से अधिक सक्रिय होती हैं, ठीक है, यहाँ पर जो आपकी पेशियां हैं वो जो दूसरे आपके टिश्यूज हैं उनसे यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव रहेगी, जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, रुधिर है ये भी एक प्रकार का आपका ऊतक है, ठीक है, रुधिर ब्लड आपका जो है वो एक प्रकार का ऊतक कहलाएगा। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विशेट, ठीक है, आप इसको बिचेट कह सकते हैं, यहाँ पर विशेट मैंने लिखा है, ठीक है, विशेट ने किया था, ठीक है, टिश्यूज का जो प्रयोग है सबसे पहले। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, रुधिर एवं कोशिकाओं के बीच, यहाँ पर समझिए, रुधिर और जो आपके सेल्स हैं उनके बीच रासायनिक आदान प्रदान ऊतक द्रव, ठीक है, जो टिश्यूज लिक्विड है उसके माध्यम से होता है, ठीक है, जो प्लाज्मा है वो आपका प्लाज्मा आपके सेल्स के अंदर से न्यूट्रिशंस को ले जाने और लाने का काम करता है। तो रुधिर जो ब्लड है और कोशिकाओं सेल्स के बीच में जो आपके केमिकल चेंजेस होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे आपके ऊतक द्रव। नेक्स्ट है यहाँ पे ठोस अंतरालों ठोस अंतरांगों जैसे जीवा, आपकी जीभ, किडनी, यकृत मीन्स आपका लीवर, तिल्ली मीन्स आपकी स्प्लीन, इनके अंदर एपिथेलियम ऊतक, ठीक है, एपिथेलियम
ऊतक का रक्षात्मक आवरण होता है, ठीक है, जो आपका डिफेंसिंग, या आप कह सकते हैं कि डिफेंसिव, यहाँ पे इसका एक मेम्ब्रेन रहती है जो इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। आपका टंग के ऊपर किडनी, लीवर और स्प्लीन, इनके ऊपर एपिथेलियम टिश्यूज का एक सुरक्षा कवच रहता है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है त्वचा पर चोट लगने के बाद इनका पुनरुद्भवन, ठीक है, पुनरुद्भवन धनाकार उपकला के द्वारा होता है। जी हाँ, जब चोट लग जाती है, आपकी जो सेल्स हैं उनका जो पुनरुद्भवन का मतलब है दोबारा से निर्माण है, वो पॉजिटिव, ठीक है, धनाकार का मतलब है पॉजिटिव उपकला के रूप में, टिश्यूज के रूप में यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। एंडोथीलियम शल्की कोशिकाओं की बनी होती है। जो एंडोथीलियम आपका है वो शल्की कोशिकाओं की बनी रहती है, एंडोथीलियम। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, मास्ट कोशिकाएं कनेक्टिव टिश्यूज में मिलती हैं, ठीक है, मास्ट जो कोशिकाएं हैं वो संयोजी जो ऊतक है उनके अंदर मिलेगी। नेक्स्ट फैक्ट है, स्नायु और कंडराएं, मीन्स आपका जो टेंडन है और लिगामेंट्स हैं ये आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं। मीन्स यहाँ पर ये एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि मसल्स का जो टेंडन है वो हड्डी पे अटैच रहता है, आपका जो लिगामेंट्स हैं वो एक हड्डी से दूसरी हड्डी को बांध के रखने का काम करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, कंकाल मीन्स है ये मीजोडर्मी होता है, ठीक है भाई, याद रखिएगा कि कंकाल जो है आपका स्केलेटन है वो मीजोडर्मी कहलाएगा। और दोस्तों ये आज का लास्ट के बाद एक स्पेशल फैक्ट भी आपको मैं करवाने वाला हूँ। त्वचा मीन्स जो स्किन है इसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहते हैं। याद रखिएगा, आप सामने क्वेश्चन भी पेश हो सकता है ऐसे कि स्किन को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस में आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, तो यहाँ पर इसको कहा जाता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है आपकी स्किन को। इसका पहले आपको पता था या नहीं था, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये सब आपके लिए। और लास्ट फैक्ट, श्वसन में वायु के अंदर, ठीक है, जो आप रेस्पिरेशन करते हैं उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो है आपकी 21%, ठीक है, 20% समथिंग आपकी है, तो इसको हम नियर अराउंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही 21% आपकी ऑक्सीजन की मात्रा रहती है आपके एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पर जो हम रेस्पिरेट करते हैं तो उस रेस्पिरेशन की प्रोसेस में सिर्फ आपकी 5% ऑक्सीजन का ही एल्वियोली यूज़ करते हैं। जी हाँ, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में सिर्फ 5% ऑक्सीजन आप यूज़ करते हैं एल्वियोली के थ्रू, और यहाँ पर आपकी जो बाकी की 16% आपकी ऑक्सीजन की मात्रा है वो श्वसन तंत्र प्रयोग नहीं करता। मीन्स आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो 16% आपका ऑक्सीजन का जो अमाउंट है उसको वापस एज इट इज़ आपके, जब आप एक्सपिरेशन करते हैं, मीन्स आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, ब्रीथिंग आप करते हैं, तो उस टाइम पे ये बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों ये थे आज आपके लिए कोशिका मीन्स आपके सेल से जुड़े हुए 50 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग सीरीज देखने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं और नई वीडियो में फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड बाय बाय।